स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पारितंत्र के कार्य या पारितंत्र की क्रियाशीलता के बारे में कि किस तरह से पारितंत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होती है या उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, पारितंत्र जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं, उसकी क्रियाशीलता या उसके कार्य क्या होते हैं। तो एक पारितंत्र क्रियाशील तब रहता है जब उसमें निम्न कार्य संपन्न होते हैं या निम्न कार्य होते हैं। यानी एक जो इकोसिस्टम या पारितंत्र है वो क्रियाशील फंक्शनल तभी माना जाएगा जब इसमें ये चार महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो पहला काम हो गया उत्पादकता, जिसको अपन प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दूसरा होता है अपघटन, जिसके अंदर जिसको अपन डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इसमें अपघटन की प्रक्रिया होती है। और तीसरी होती है ऊर्जा प्रवाह है, जिसको अपन एनर्जी फ्लो बोलते हैं, जिसमें एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जो चौथा नंबर का कार्य वो होता है पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट जो साइकिलिंग होती है वो विभिन्न स्तरों से होते हुए किस तरह से पोषक पदार्थ है वो साइकिल में चक्रित होते हैं और पुनः पारितंत्र में आ जाते हैं। तो ये अपन इसमें कार्य देखने वाले हैं। जो पारितंत्र होता है उसके सबसे जो महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य होते हैं वो ऊर्जा प्रवाह है और पोषण चक्र होता है। तो ये दो आधारभूत कार्य पारितंत्र के माने जाते हैं। वैसे चारों ही इसके कार्य हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं उत्पादकता के बारे में या प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो देखिए, उत्पादकता क्या है। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन करना या प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि जब भी पारितंत्र के अंदर पारितंत्र क्रियाशील होता है तो सबसे पहला कार्य होता है उत्पादन करना या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना। तो ये स्टार्टिंग होती है हमारे सौर ऊर्जा से, और किस तरह से सौर ऊर्जा को उपयोग करते हुए पादप पे अपना भोजन यानी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, फिर उनको प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के रूप में लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को फिर द्वितीय उपभोक्ता भोजन के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से किस तरह से नए नए पदार्थों का संश्लेषण हर स्तर पर होता रहता है। तो उसको अपन उत्पादकता में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं उत्पादकता। देखिए, किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता और उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की निरंतर आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सौर ऊर्जा के तो पारितंत्र क्रियाशील ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि सौर ऊर्जा के बिना उत्पादकता नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो ऊर्जा का प्रवाह भी नहीं होगा और अपघटन की प्रक्रिया भी नहीं होगी, पोषण चक्र भी प्रभावित होगा। तो सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि सौर ऊर्जा की निरंतरता, सौर ऊर्जा का निरंतर उसमें उपयोग होना चाहिए। सौर ऊर्जा की प्राप्ति पारितंत्र की आधारभूत आवश्यकता है। ये मूलभूत या आधारभूत आवश्यकता है, और स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से है कि सौर ऊर्जा से ही पारितंत्र में जो पहला स्तर होता है उत्पादक, वो अपना भोजन यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इस सौर ऊर्जा के द्वारा जो उत्पादन होता है हरे पादपों द्वारा, उसको हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादन, या इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, कौन करता है। तो हमको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि प्राथमिक जो उत्पादन होता है वो हरे पादप, जिनको अपन उत्पादक कहते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। अब ये होता क्या है, देखिए। तो हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक निश्चित समयावधि, हमने एक समयावधि ले ली, जैसे मान लीजिए 1 साल ले लिया, और एक निश्चित इकाई क्षेत्र ले लिया कि इतने क्षेत्र के हरे पादपों द्वारा। तो हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक निश्चित समयावधि में और एक निश्चित इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए कुल जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। तो हम इससे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं उनको हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। अर्थात जो प्राथमिक उत्पादन होता है वो उत्पादक स्तर पर किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब इस प्राथमिक उत्पादन को हम मापें तो देखिए, तो किस तरह से इसको दर्शा सकते हैं अपन। प्राथमिक उत्पादन को हम बार में व्यक्त कर सकते हैं,
जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या ऊर्जा में इसको व्यक्त कर सकते हैं किलोग्राम, किलो कैलोरी और पर मीटर स्क्वायर के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं। देखिए, तो या तो इसको बाहर में ग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि प्राथमिक उत्पादक करते हैं, और ये जो हरे पौधे जिनको अपन उत्पादक कहते हैं, ये सौर ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उन्हीं को हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। अब जब प्राथमिक उत्पादन ने हो गया हरे पादपों के द्वारा, अब इस हरे पादपों को खाते हैं उपभोक्ता, और सबसे पहले इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक जो उपभोक्ता होगा यानी शाकाहारी जो प्राणी होगा, वो पादप को खाता है भोजन के रूप में। तो वो उसको भोजन के रूप में जब खाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता अपने शरीर में जो भी नए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेगा, उसको हम मुख्य रूप से द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। तो देखिए, द्वितीयक उत्पादन क्या होता है? जब उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा निर्मित प्राथमिक उत्पादन का उपयोग करके कुछ नए प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का पुनर्निर्माण करते हैं। देखिए, इसे ही द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। मतलब जब उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा यानी हरे पौधों द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसको खाते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादन को खाएंगे का उपयोग करके कुछ अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेंगे, इसे ही हम द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। अर्थात द्वितीयक उत्पादन उपभोक्ता स्तर पर होगा, और मुख्य रूप से कौन से उपभोक्ता स्तर पर? ये प्राथमिक उपभोक्ता पर स्तर पर किया जाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, तो द्वितीय उपभोक्ता अपने शरीर में फिर से नए पदार्थों का निर्माण करेगा, तब उसको हम तृतीयक उत्पादन भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो प्राथमिक उत्पादन और द्वितीयक उत्पादन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादन तो करते हैं हरे पौधे, और द्वितीयक उत्पादन करते हैं उपभोक्ता, और मुख्य रूप से प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादक को खाकर करेगा। अब अगर हम इसमें दर शब्द लगा दें, ये तो उत्पादन था, अब आती है उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, जब हम प्राथमिक उत्पादन या द्वितीयक उत्पादन होता है उसमें अपन एक समय के साथ उसको गुणा करें या समय उसके साथ रखें, तो दर शब्द जगह अपन प्रयोग करें, रेट ऑफ प्रोडक्शन अपन निकालते हैं, तो वो होती है उत्पादकता। तो देखिए, प्रति इकाई समय में हम जैसे एक साल ले लिया हमने, तो जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर दर मापेंगे इसमें। तो जितनी भी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, उसकी दर क्या है, उस दर को ही हम उत्पादकता कहते हैं। यानी इसमें हम समय और जोड़ देंगे। तो उत्पादकता को हमने उत्पादन को तो व्यक्त किया था ग्राम मीटर में या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर हम समय वो यानी दर वो जोड़ देंगे, तो वो हो जाती है उत्पादकता। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को क्या कह देंगे? उत्पादकता कह देंगे। उत्पादकता को देखिए हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर स्क्वायर, यानी एक साल में कितनी उत्पादकता हुई है। या इसको किलो कैलोरी में व्यक्त करें ऊर्जा के रूप में, तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और पर ईयर यानी पर ईयर का मतलब एक साल ले लिया हमने। तो समय जब हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है उत्पादकता। ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर यहाँ पर ईयर नहीं लिखें तो वो तो होता है उत्पादन, और ईयर लिख देते हैं पर ईयर, तो ये बन जाती है उत्पादकता। अब पढ़ेंगे, देखिए अपने उत्पादकता के प्रकार, यानी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो पारतंत्र में जो उत्पादकता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होगी प्राथमिक उत्पादकता, और एक होगी द्वितीयक उत्पादकता। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ये है प्राथमिक उत्पादकता, न कि प्राथमिक उत्पादन। ये उत्पादकता है, ये द्वितीयक उत्पादकता है। अब प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पर नोट करेंगे? वही अपन हरे पाद में उत्पादक स्तर पर नोट करेंगे। और द्वितीय उत्पादकता कहाँ नोट करेंगे हम? वही हम उपभोक्ता स्तर पर नोट करने वाले हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या हो जाएगी? हरे पादप जिस दर से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो
जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनको तो अपन कहते हैं प्राथमिक उत्पादन। और जिस दर से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जिस दर से, ये दर शब्द लगा दिया हमने, तो जिस दर से हमें ये जो हरे पौधे होते हैं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे ही प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यहाँ दर हटा देंगे तो यहाँ उत्पादन आ जाएगा, यहाँ दर जोड़ देंगे तो यहाँ उत्पादकता आ जाएगी। तो इसी तरह से प्राथमिक उत्पादकता दो तरह की होगी। एक तो होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसको अपन बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी। ये ग्रोस हो गई यानी टोटल। तो इसमें क्या होगा कि प्रति इकाई समय हरे पादपों द्वारा निर्मित जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों का कुल उत्पादन की दर है। ये कुल उत्पादन की दर क्या कहलाएगी? सकल प्राथमिक उत्पादकता, यानी हरे पौधे जो कुल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उसके बनाने की या उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपीपी कहते हैं। इस सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी का कुछ भाग पादप क्या करेंगे? अपनी श्वसन क्रिया के लिए उपयोग में कर लेते हैं। यानी जो उपापचय क्रिया होती है अपने शरीर में, श्वसन और श्वसन की जैसे अन्य जो उपापचय क्रियाएं हैं उसमें खर्च कर लेंगे। यानी मान लीजिए पौधे जितना उत्पादन करेंगे उसमें से कुछ अपने जैविक क्रियाओं में या उपापचय क्रियाओं में खर्च कर लेंगे। उसके बाद में जो ऊर्जा बचेगी या जो प्राथमिक उत्पादकता बचेगी वो नेट कहलाएगी, और वही उसमें कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में काम आने वाली है। तो ये तो टोटल बन गई, जीपीपी तो हो गई टोटल। अब उसमें से देखिए जो पौधा खर्च करेगा उसको हम निकाल देंगे, तो वो हमारे पास आ जाती है नेट या वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये इसको बोलते हैं अपन एनपीपी, नेट आ जाएगी हमारे पास। तो प्राथमिक पादप जीपीपी का कुछ भाग अपनी श्वसन क्रिया में उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया मुख्य रूप से एक जैविक क्रिया है, उपापचय क्रिया है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो टोटल जो पौधे ने बनाई है जीपीपी, उसमें से रेस्पिरेशन के अंदर आर में इसने खर्च कर ली। तो इस जीपीपी में से हम आर को घटा देंगे। अब जो ऊर्जा बचेगी वो ही नेट ऊर्जा बचेगी, और उसी से ये पौधा नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेगा। तो उपयोग कर लेते हैं, और उसके बाद जो शेष बचे हुए जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उसको हम एनपीपी कहते हैं। यानी एनपीपी क्या हो जाएगा? जो टोटल जीपीपी बनाया है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से रेस्पिरेशन में खर्च की उसको हमने घटा दिया, तो ये हमारे पास बच जाती है एनपीपी। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जीपीपी बराबर किसके होती है? एनपीपी प्लस आर के बराबर होती है। तो हमने जीपीपी में से जो रेस्पिरेशन में या श्वसन में जो खर्च ऊर्जा है उसको घटा दिया, तो जो बच गई वो एनपीपी है। मतलब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनपीपी, यही आगे चलकर उपभोक्ता या जो विषमपोषी होते हैं उसके लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता स्तर पर जो कौन सी प्राथमिक उत्पादकता वो उसके लिए उपयोगी है, तो वो है एनपीपी। यानी इस एनपीपी के द्वारा ही पौधा क्या करेगा? अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है। और जब पौधे को शाकाहारी प्राणी खाते हैं तो उसमें ये एनपीपी ही पहुंचती है। तो उससे जब शाकाहारी प्राणी पौधे को खाता है तो वो अपने शरीर में फिर नए पदार्थों का संश्लेषण करेगा, तो वो कहलाएगी द्वितीयक उत्पादकता। तो देखिए द्वितीयक उत्पादकता क्या हो जाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कि एनपीपी पौधों में जैव भार के रूप में संचित रहती है। मतलब एनपीपी के द्वारा पौधे कार्बनिक पदार्थ बना लेंगे और वो उनके अंदर संचित रहती है, जो उपभोक्ता के लिए आहार के रूप में काम आती है। यानी शाकाहारी प्राणी जैसे ही पौधे को खाता है तो ये एनपीपी उसके शरीर में पहुंच जाती है। उपभोक्ता एनपीपी का उपयोग करके जिस दर से कुछ नए कार्बनिक पदार्थों का पुनर्निर्माण करेगा। अब शाकाहारी प्राणी पौधे को खाएगा तो वो अपने शरीर में कुछ नए पदार्थों का निर्माण करेगा। जिस दर से वो उन नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेगा उसको हम क्या कहने वाले हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। यानी द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर होती है। तो ये भी दर होगी। तो जब एनपीपी को उपभोक्ता या शाकाहारी प्राणी जैसे ही खाता है वो अपने शरीर में नए पदार्थों का संश्लेषण करेगा, तो वो हो जाती है द्वितीयक उत्पादकता।
तो इस तरह से हमने प्राथमिक उत्पादकता को दो भागों में बांटा है, जीपीपी और एनपीपी। ये आपके समझ आ गया होगा। और एनपीपी आगे चलकर उपभोक्ता के लिए काम में आएगी, और एनपीपी को ही उपभोक्ता लेकर अपने शरीर में नए पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। अब कुछ विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं। देखिए, प्राथमिक उत्पादकता एक निश्चित क्षेत्र में पादप जातियों के निवास पर निर्भर करती है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता उत्पादक या हरे पौधे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसमें जितनी पादप जातियाँ होगी उतनी ही प्राथमिक उत्पादकता ज़्यादा होगी। पादप जातियाँ कम होगी, पादप कम होंगे तो प्राथमिक उत्पादकता भी कम होगी। पादप जातियाँ ज़्यादा होगी तो प्राथमिक उत्पादकता भी ज़्यादा होगी। यह विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों जैसे पोषकों की उपलब्धता, पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर भी निर्भर करता है। यानी पोषक अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगे, सूर्य का प्रकाश भी अच्छी तरह से उपलब्ध होगा, तो प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा होगा और उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता भी बढ़ेगी। अगर ये कम होगा, पोषक कम होंगे, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, तो उत्पादकता भी कम होगी। इसलिए अलग अलग पारितंत्रों की प्राथमिक उत्पादकता भी अलग अलग होती है, क्योंकि निश्चित बात है कि जिन प्राथमिक पारितंत्रों में पोषक या प्रकाश संश्लेषण कम होता है वहाँ की उत्पादकता कम होगी, और जिनमें पोषक अच्छे होंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, उत्पादकता ज़्यादा देखने को मिलेगी। संपूर्ण जीवमंडल की देखिए, वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता मतलब जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितना कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं एक साल में। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व यानी शुष्क भार के रूप में, केवल कार्बनिक जो भाग होता है उसका, पानी वगैरह हम हटा देंगे, पानी वगैरह नहीं होगा उसमें, केवल जो कार्बनिक पदार्थ होगा वो शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आका गया है। देखिए, एक साल में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कुल कार्बनिक पदार्थ जो बनाएंगे वो आका गया है 170 बिलियन टन। एक बिलियन में एक अरब यानी 100 करोड़ होते हैं। एक बिलियन में कितने होते हैं? 100 करोड़। तो 170 को 100 करोड़ टन से हम गुणा करेंगे, 170 को मतलब 100 करोड़ से, फिर टन टन में टन आएगा वो। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा होती है ये, 170 बिलियन टन एक साल का ये प्राथमिक उत्पादकता होती है तो संपूर्ण जीवमंडल की। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। देखिए, पृथ्वी का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका होता है। ये अपन जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 70-71% में पानी पानी भरा पड़ा है, समुद्रों के रूप में है, महासागरों के रूप में है। इसके बावजूद भी समुद्रों की उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। मतलब 170 बिलियन टन में से मात्र 55 बिलियन टन ही समुद्रों में उत्पन्न होता है, जबकि 70% पृथ्वी पर पानी है या समुद्र है। तो इतनी बड़ी मात्रा में पानी होते हुए भी उत्पादकता समुद्रों की वजह से कम है। तो केवल 55 बिलियन टन ही समुद्रों में उत्पादित होता है, शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। देखिए, तो जो अब ये शेष मात्रा बच गई 100 मतलब 170 में से अपन 55 निकाल दें, जो शेष मात्रा बच जाती है वो भूमि पर उत्पन्न होती है। यानी भूमि पर कितनी हो गई? 170 माइनस 55 हो जाती है 5, और ये 115 ये हो जाती है हमारी 115 टन बिलियन टन। ये जो उत्पादकता हो गई, ये जो 115 टन हो गई ये भूमि पर उत्पन्न होती है, और भूमि में भी ये वनों में और जो फसल होती है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है। अब समुद्र जो 70% भूभाग पर जो समुद्र है उसमें इतने कम उत्पादकता का क्या कारण है? देखिए, तो समुद्रों में जो प्राथमिक उत्पादकता होती है उसके कम होने का कारण क्या है? प्रकाश की उपलब्धता कम होना, क्योंकि 500 मीटर के गहराई के बाद प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, इसलिए 500 मीटर से तक लेकर प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन का निर्माण हो सकता है। दूसरा इसका कारण है अत्यधिक लवणता, क्योंकि बहुत खारा पानी होता है, लवणता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर
उत्पादकों का पनपना आसान नहीं होता है, भोजन का निर्माण आसान नहीं होता है। और पोषकों की न्यूनता और सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है, क्योंकि समुद्रों में जो सबसे ज़्यादा कमी होती है कोई तत्व है वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बहुत ही कम पाया जाता है समुद्रों में, इसलिए वहाँ की उत्पादकता भी कम होती है। तो प्रकाश की उपलब्धता कम होना, अत्यधिक लवणता और पोषकों की न्यूनता ये प्रमुख कारण है जिससे कि समुद्रों की प्राथमिक उत्पादकता सबसे मतलब इससे कम हो जाती है या कम हो जाती है इससे। तो हम ये कह रहे हैं कि भूमि पर जो उत्पादकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब भूमि में पर भी जो सबसे ज़्यादा उत्पादनता करेंगे वो करेंगे वन। और दूसरा नंबर आएगा हमारे फसलों का। अब वनों में भी बहुत सारे वन हैं और वनों में भी जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। और समुद्रों में अगर कोई जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है वो होती है कोरल रीफ। जो वहाँ पर जो मूंगे की चट्टानें होती है उसमें सबसे ज़्यादा समुद्रों में उत्पादकता होती है। और धरती पर या भूमि पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। तो यही इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 55 बिलियन टन 170 में से तो समुद्रों में हो गया और बाकी का धरती पर होता है। और समुद्रों में कम होने का कारण भी हमने पढ़ चुके हैं। आगे के वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो कार्य है वो अपन देखने वाले हैं। थैंक यू।